चलो आओ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, लास्ट क्लास हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट किए। बेसिक चीजें जितना था फ्रिक्शन में, जो भी बेसिक बेसिक चीजें था, फ्रिक्शन क्या होता है ना, फ्रिक्शन का बेसिक कैलकुलेशन कैसे करेंगे, और फ्रिक्शन अलग से क्यों पढ़े, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है। तो जैसे हम लोग स्प्रिंग फोर्स पढ़ लिए थे, उसी समय टेंशन पढ़ लिए थे, नॉर्मल पढ़ लिए थे, क्या उसी समय हम लोग फ्रिक्शन भी क्यों नहीं पढ़े, अलग से क्यों पढ़े? इसका रीजन ये है कि फ्रिक्शन जो है बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब सिचुएशन टू सिचुएशन उसकी वैल्यू बदलता है। इसीलिए हमें फ्रिक्शन को अलग से समझने के लिए हम लोग अलग से पढ़ते हैं। क्योंकि आप कल देखे, फ्रिक्शन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। अगर मान लो स्टैटिक्स फ्रिक्शन है और बॉडी मूव नहीं कर रहा है, तो उसमें फ्रिक्शन कोई फॉर्मूला से निकलेगा क्या? नहीं, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही है, क्योंकि वो मूव नहीं किया है। क्लियर है ना? अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होगा? जब बॉडी जस्ट स्टार्ट होगा मूव करना, या ऐसा लिखा रहेगा अबाउट टू मूव, मूव नहीं भी किया पर मूव करने वाला है। बातें समझ पा रहे हैं? जब भी ये सारी वर्ड यूज होगा, जस्ट बिगिन टू मूव, जस्ट स्टार्ट टू मूव, या ऐसा लिखा रहे अबाउट टू मूव, अबाउट टू मूव, मतलब आप उस सिचुएशन को समझ जाइए कि बॉडी जस्ट स्टार्ट हुआ है चलना या चलने वाला ही है। ये कंडीशन जब भी होगा तो इस कंडीशन में कौन सा फ्रिक्शन लगता है जी? लिमिटिंग फ्रिक्शन। कौन सा लगता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मुझे बताइए, लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक है या स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स ही, पर स्टैटिक्स का ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो ये जो है, ये लास्ट क्लास हम लोग समझे, ये क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन, है ना। ये बातें हम लोग समझे। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कैसे निकालोगे आप, कैसे फाइंड करेंगे बताइए? इसके लिए फॉर्मूला क्या है? म्यू एन। हम बस म्यू एन याद रखेंगे। स्टैटिक्स है तो एस लगा देंगे, काइनेटिक है तो के लगा देंगे, मतलब कोफिशिएंट अलग अलग होगा। फ्रिक्शन का फॉर्मूला सिर्फ क्या याद रखना है? म्यू एन। अगर कोई भी फ्रिक्शन निकालना है लिमिटिंग से पहले वाला है तो फॉर्मूले का जरूरत ही नहीं है। दो ही फ्रिक्शन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कौन कौन? लिमिटिंग और काइनेटिक। लिमिटिंग और, हेलो ध्यान देंगे, लिमिटिंग और काइनेटिक, यही दो फ्रिक्शन आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और दोनों के लिए फॉर्मूला क्या है अपना? म्यू एन। स्टैटिक से तो एस हो जाएगा, काइनेटिक है तो के हो जाएगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो पहली बात कि फ्रिक्शन कब फॉर्मूले से निकलेगा, कब नहीं निकलेगा। अगर बॉडी मूव नहीं किया है और ये वाला वर्ड नहीं है, यानी मूव करने वाला है, मूव हुआ है, अगर बॉडी प्योर रेस्ट में है तब कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्योंकि बॉडी अगर रेस्ट में है तो ओबियस सी बात है, मानो ये बॉडी रेस्ट में, अब पूछ रहा है बताओ यहां पे कितना फ्रिक्शन है। अगर इसको कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है तो फ्रिक्शन भी कितना है? 0। अगर बोलेगा अप्लाइड फोर्स है 1 न्यूटन और बोला बॉडी रेस्ट में, तो हम सोचेंगे या सीधा बोल देंगे फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन है? फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन है, क्योंकि ये इधर लगा, रोक दिया। अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, बॉडी रेस्ट में है, मतलब फ्रिक्शन भी कितना है? 10 न्यूटन, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन है। या तो बॉडी मूव करे तब तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ये फॉर्मूला, या बॉडी जस्ट बिगेन टू मूव, जस्ट मतलब एक मूवमेंट का स्टार्टिंग हो। मेरी बात समझ पाओ? इसे क्या समझ में आ रहा है? मूवमेंट का स्टार्टिंग है, वो वाला कंडीशन होगा तब हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये बातें क्लियर है? ठीक है। अब फ्रिक्शन में कुछ भी थ्योरी नहीं बचा, सिर्फ एंगल समझाना है। 2 एंगल होता है, एक फ्रिक्शन एंगल, एक एंगल ऑफ रिपोज। वो हम लास्ट में कर लेंगे। कल क्वेश्चन का शुरुआत किए थे हम लोग, एक क्वेश्चन किए थे और आप लोग महान आत्मा उसको किए ही नहीं, तो अभी आप करके दिखाएंगे। कल तो बेसिक बेसिक कर ही लिए, कुछ 5-7 क्वेश्चन पहले हो जाए, फिर मैं एंगल भी आपको करा दूंगा। ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हो जाए।
आइए, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है, पर आपको सॉल्व करना है, एकदम बेसिक बेसिक, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ मुझे अच्छे से समझाना था, बाकी है तो लॉज ऑफ मोशन का एक पार्ट, इसमें कुछ भी नया तो नहीं दिखेगा। एक ब्लॉक है जिसमें 0.1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 0.1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट ब्लॉक डज नॉट मूव, रिमेन इन रेस्ट, ये रेस्ट में है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना है, अरे बोलो ना, समझ पा रहे हैं ना, एकदम आसान है। अब पूरा फ्रिक्शन पढ़ने के बाद कई बार ना हम यूज टू हो जाते हैं कि नहीं सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, यही मैं अभी समझा रहा था कि अगर बॉडी रेस्ट में है, हम श्योर है कि बॉडी मूव भी नहीं कर रहा, ना मूव करने वाला है, मतलब अबाउट टू मूव या जस्ट बिगेन टू मूव, ऐसा वर्ड नहीं यूज किया, इसका देन श्योर है कि नेट फोर्स 0 है, तभी ना रेस्ट में है, न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है या फर्स्ट लॉ बोलता है। अब नेट फोर्स 0 है, मतलब जितना फोर्स लगा है उतना क्या है, फ्रिक्शन, तो यहां पर डैम श्योर है फ्रिक्शन जो है इसकी वैल्यू है 0.1 न्यूटन, और ये है स्टैटिक्स फ्रिक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा एकदम बेसिक बेसिक है, कितना आसान क्वेश्चन था, आप लोग तुरंत आंसर दिए। चलिए, एकदम इससे भी आसान एक क्वेश्चन आ जाइए। ओके, इस बार डायग्राम नहीं है, मैं लिखा देता हूं, लिखिए, डायग्राम तो उसमें भी नहीं था पर मैंने बना दिया आपको समझाने के लिए, लिखिए, अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन, अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन lying on horizontal surface, lying on horizontal surface, lying on horizontal surface just begin to move, कौन सा फ्रिक्शन आ गया, लिमिटिंग, समझ पा रहे हैं, उसको अंडरलाइन करो तो क्वेश्चन में आपके ध्यान रहेगा, ये कीवर्ड है फ्रिक्शन में, क्वेश्चन में जैसे देखे आंखों में छप जाना चाहिए कि अच्छा अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ तो होने वाला है। Just began to move when a horizontal force, when a horizontal force of 25 Newton, horizontal force of 25 Newton act on it, act on it, find coefficient of friction, पूरा बोलना है तो लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक्स फ्रिक्शन, आइए क्वेश्चन सॉल्व करें आप, पर कुछ बातें बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है, क्या समझिए, देखो मान लो ये कोई ब्लॉक है, आप इसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगाए और ये रेस्ट में है, इसका तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 1 न्यूटन, इसको इंक्रीज किए 2 न्यूटन, ब्लॉक अभी भी रेस्ट में, मतलब फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन, इसको लगाए 3 न्यूटन और ब्लॉक अभी भी रेस्ट में है, यानी कि फ्रिक्शन कितना है, 3 न्यूटन। अब ये ब्लॉक जस्ट बिगेन टू मूव हुआ, मान लो ये आपने 4 न्यूटन लगाया और 4 न्यूटन में बोल रहा है कि जस्ट बिगेन टू मूव, ठीक है, तो मुझे तो समझ में आ गया अभी का फ्रिक्शन होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन का भी वैल्यू कितना है ये हमसे कोई पूछे, 4 न्यूटन हम लगाए और बॉडी जस्ट स्टार्ट हुआ, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है, तो आंसर है फ्रिक्शन का वैल्यू भी यही है 4 न्यूटन। कैसे, बहुत लॉजिक समझिए, देखिए 4 न्यूटन आप इधर लगाए और बॉडी अगर स्टार्ट हो गया मूव करना,
ठीक है, 4 न्यूटन लगाया, बॉडी अगर स्टार्ट हो गया मूव करना, तो इधर भी अगर 4 न्यूटन है तो नेट फोर्स क्या हो गया बॉडी का, 0। देखिए एक्चुअल में ये 4 न्यूटन से थोड़ा कम रहा होगा, 3.99 रहा है, समझ पा रहे हैं। पर इजी कैलकुलेशन के लिए, जैसे हम कई बार आपको समझाए, एक बॉडी है एम मास का, इसको उठाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, mg, भूल गए। पर एक्चुअल में mg से थोड़ा ज्यादा चाहिए, नीचे तो mg लग ही रहा, तो हम ऊपर mg से थोड़ा ज्यादा लगेंगे, पर कैलकुलेशन के लिए क्या लेते हैं, mg। याद आया कुछ, फिर से भूल गए भाई, आप लोग का चेहरा देख कर मुझे डर लग रहा है। ये कोई एम मास है, मान लो जमीन पे रखा हुआ है, आपसे पूछा मिनिमम फोर्स बताओ, जितनी फोर्स से इसको हम लिफ्ट कर सकते हैं, फोर्स लगाने से इसे उठा सकते हैं, आंसर क्या होगा, बोलो ना, फोर्स क्या होगा, mg। लॉजिक क्या है, नीचे mg लग रहा है, तो अगर हम ऊपर भी mg लगाएंगे तो mg mg कैंसिल हो जाएगा, नेट फोर्स 0। हम ऊपर एक्चुअल में mg थोड़ा ज्यादा लगाएंगे, मानो इस mg का वैल्यू 10 है, तो मिनिमम पूछा है 10.00001 लगाएंगे, तो ये जो थोड़ा सा ज्यादा है इसके कारण ऊपर चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मान लो लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, तो अगर 4 से थोड़ा सा ज्यादा लगा 0.00001, तो ये बॉडी स्टार्ट होगा मूव करना, चलना शुरू हो जाएगा। पर हम कैलकुलेशन के लिए क्या लेंगे, इसको भी 4 और इसको भी 4। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो ये दिमाग में बैठाइए कि जब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तो अप्लाइड फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब सॉल्व कीजिए, इतनी बात समझाने के बाद सॉल्व हो जाएगा। अब तो हो ही गया सॉल्व, करो, आ गया ना, कितना 0.25 0.25 लेकर आइए, आंसर भी आ गया। देखिए 2-3 बच्चों का आगे आ गया 0.25 0.25। चलिए आप जल्दी से कर ले, फिर हम लोग अगली क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तब तक आप करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, तब तक आप करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्या हम सभी का 0.25 आया, हेलो पीछे वाले इंसानों। चलिए आगे लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए अ ब्लॉक ऑफ, सिंपल है, मास नहीं दिया है, अ ब्लॉक लाइंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, lying on inclined plane has weight 50 Newton, has weight 50 weight 50 Newton as shown in figure। आगे लिखिए, it just begin to slide down, it just begin to slide down, फाइन फुल स्टॉप देकर या कोमा देकर, फाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कौन सा कोफिशिएंट है जी, काइनेटिक या स्टैटिक्स, जस्ट बिगिन कौन सा कोफिशिएंट, एस्थेटिक्स है ना। चलिए निकाल लीजिए, सेम क्वेश्चन है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन, आपका बस प्रैक्टिस हो रहा है। इस पर आगे वाले से पहले आप लोग आंसर दे दीजिए, तो पीछे वाले आप लोग तो पहले से बुद्धिमान है, बस छिपा के रखते हैं अपनी आंसर को। चलिए ये सभी क्वेश्चन तो एकदम होना ही चाहिए, 40 सेकेंड 30 सेकेंड, सही है। 1/√3, 1/√3 आ रहा है आप लोगों का वैल्यू, 1/√3।
देखिए आगे एक दो बच्चों का आ गया 1/√3, जिनका नहीं आया जल्दी क्रॉस चेक कीजिए। 1/√3 प्रोसेस क्या होगा जी? इसको चलाने वाला अप्लाइड फोर्स कौन? mg साइन थीटा, क्लियर है ना? और फ्रिक्शन उसके बराबर, अप्लाइड फोर्स के बराबर, तो म्यू एन इक्वल टू mg साइन थीटा, और एन की जगह क्या लिख दोगे? mg कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बस सॉल्व कर देंगे। समझ पा रहे? नहीं डायग्राम होने से भी आप लोग कर पाते हैं। अब डायग्राम में वेद का कंपोनेंट तोड़ने का भी जरूरत नहीं, हमें पूरा याद है। अलोंग द प्लेन साइन थीटा, ये वाला कॉस थीटा, नॉर्मल ऊपर, दोनों बराबर। क्या आपका आ गया पीछे से 1/√3? क्या किया आप ध्यान देखिए, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। इधर लगा कितना? mg साइन थीटा, इधर लगा नॉर्मल, इधर लगा mg कॉस थीटा। क्या यहां तक आप साथ में हैं? और फ्रिक्शन लग रहा है इधर, जो भी फ्रिक्शन हो, मैं एफ आर बोल दिया। तो मुझे यहां समझ में आ गया, नॉर्मल का वैल्यू है mg साइन कॉस थीटा, क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं। अच्छा, बॉडी जस्ट स्टार्ट हुआ है, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर रहा होगा, तभी तो स्टार्ट हुआ। यानी फ्रिक्शन की वैल्यू हमारे पास है mg साइन थीटा, पर मुझे मालूम है फ्रिक्शन होना चाहिए म्यू एन, क्योंकि मुझे एन भी तो निकालना है। mg साइन थीटा, फिर मुझे मालूम है एन का वैल्यू होना चाहिए mg कॉस थीटा, शुड बी इक्वल टू mg साइन थीटा। देखो अगर मास नहीं भी देता तब भी वैल्यू बता देते, तो mg कैंसिल हो गया, म्यू इंटू कॉस 30 इक्वल टू साइन 30। कॉस 30 का वैल्यू याद है? √3/2, और साइन 30 1/2, 2 से 2 कैंसल, म्यू का वैल्यू 1/√3। समझ पा रहे? देखिए mg कैंसिल हो गया। अगर वो जो क्वेश्चन में हमें दिया है कि 100 न्यूटन ब्लॉक है, अगर नहीं भी वैल्यू देता तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। क्लियर है ना? चलिए अगली क्वेश्चन। पिछली बार तो पूरी क्लास आंसर दे दिए थे, इस बार पूरी क्लास नहीं दिए आंसर, तो अगली क्वेश्चन में पूरी क्लास आंसर दे दीजिए। ठीक है, लिखिए जरा क्वेश्चन। लिखिए, अ ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन, ब्लॉक of weight 100 Newton lying on horizontal surface, lying on horizontal surface is pulled by a force F, pulled by a force F acting at 30 degree angle, acting at 30 degree angle with horizontal। रिपीट कर दे रहे हैं, जो बच्चे का मिस हो गया। ब्लॉक ऑफ वेट 100 न्यूटन लाइंग ऑन हॉरिजेंटल सरफेस इज पुल्ड बाय अ फोर्स F acting at angle 30 degree with horizontal, full stop। Find the value of F so that block just begin to move। Value of F so that block just begin to move। Take mu equal to 0.25, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.25। चलिए पहला स्टेप, अब इमेजिन कीजिए कैसा बनेगा डायग्राम, सॉल्व कीजिए। 0.25 है ना? हाँ, म्यू का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है।
चलिए फिर से मैं पीछे के 5-7 बैंक से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठा हूं, मेरी निगाहें भी उधर ही है, आंसर आपका आना चाहिए। डिजिट थोड़ा इस बार ऐसा दिया है, कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगेगा ना। 25 के आसपास आंसर आएगा, 25.2 है एग्जैक्ट आंसर। आप देखिए तो राउंड फिगर लेकर भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 25 के आसपास आ रहा है क्या? एग्जैक्ट आंसर 25.2 है। ठीक है, प्लीज जिनका हो रहा है ट्राई करते रहें, जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आया देखिए मैं बोर्ड पे ट्राई करता हूं। तो पहले तो डायग्राम दिया नहीं है, आपको पहले खुद से सिचुएशन समझना पड़ेगा। तो सिचुएशन कैसा है कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है F, यही F की वैल्यू मुझे निकालना है। पर इतना दिया हुआ है ये F हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री की एंगल पे लग रहा है। ब्लॉक 100 न्यूटन का है और यहां का जो म्यू है इसकी वैल्यू है 0.25 और ये जस्ट बिगिन टू मूव। चलिए इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास दिया हुआ है। सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन आधे घंटे सॉल्व कर रहे हैं। मुझे मालूम है इसका 2 कंपोनेंट, इधर क्या बन जाएगा f cos 30 एंड दिस वन इज f sin 30। ऊपर एक नॉर्मल भी लगेगा, नीचे एक mg भी लगेगा और बॉडी जस्ट स्टार्ट हुआ है, मूव तो आगे ही करने वाला है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, FL नाम दे दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या मेरा FBD क्लियर है? आपका भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है FBD? ठीक है, मुझे मालूम है फ्रिक्शन में n जरूरत पड़ता है, तो n की वैल्यू पहले निकाल। तो वर्टिकल करो, बॉडी बैलेंस है, यानी ये n प्लस f sin 30 मिलकर किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। यानी n की वैल्यू जो आएगा ये आएगा mg माइनस f sin 30। क्या ये बातें क्लियर है? इसके बाद मुझे ये भी समझ में आ गया कि जस्ट बिगिन टू मूव अगर है, यानी अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन दोनों बराबर रहा होगा, यानी FL की वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू रहा होगा F cos 30। FL लिमिटिंग मुझे मालूम है म्यू n रहा होगा, F cos 30। अब तो बस वैल्यू वैल्यू खेलना है, म्यू का वैल्यू रख दीजिए 0.25, n का वैल्यू यहां आपके पास है mg माइनस f साइन थीटा या 30 जो भी करिए, 30 ही लिख देता हूं, कैलकुलेशन तो करना ही, इक्वल टू f cos 30। इस पूरे इक्वेशन बताओ क्या नहीं पता है आपको? f पूछा, क्या f हो गया। चलिए 0.25, ये mg का वैल्यू कितना पता है आपको? कितना? 100, यही है ना, 100 न्यूटन वेट ही तो है, बस आसान है, ये नहीं कि 100 इंटू जी कर देना, वो मास नहीं है, ठीक है ना। तो mg का वैल्यू 100 माइनस f साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू f और ये √3/2। बस इसे किसी तरीके से अरेंज करो। देखो 100 इंटू 0.25, 100 का 25%, कितना? 25 ये हो गया 25 माइनस f/2 इक्वल टू √3f/2। ठीक है, दोनों ऐप को एक साथ रखिए, तो 25 इक्वल टू √3f/2 प्लस f/2। ओके, देखिए 25, ये देखो ये दोनों में 2 कर दो और यहां पे ना आप f कॉमन ले लीजिए, बन जाएगा √3 प्लस 1। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
2 को अगर उधर भेज देते हो तो ये बन जाएगा 50 इक्वल टू f इंटू √3 का वैल्यू कुछ कुछ याद है 1.7। ठीक है, एक ही डिजिट लेते हैं, आसपास का आंसर में हम लोग पहुंचेंगे, कैलकुलेशन को भी तेजी करना है। +1 भी है ना, यानी कि 50 इक्वल टू 1.7 इंटू यानी 2.7 इंटू एफ। क्लियर है? तो f इक्वल टू हो जाएगा 50/2.7। ठीक है, तो ये तो 25 से कम आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ बोलिए। 0.25 0.2 कहां पे बता रहे हैं? यहाँ पे 0.25 म्यू का वैल्यू है। हाँ, इंटू 100 करोगे 25 नहीं होगा? अच्छा, एक सेकेंड, कहां पे बता रहे हैं? ये ठीक है, ये स्टेप तो सही है। कहां पे? अच्छा, एफ साइन थीटा यहाँ पे। ओके ओके ओके, एक सेकेंड क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग एक कैलकुलेशन कीजिए, यही आएगा इसी का आसपास। एन एम साइन थीटा एम जी। ठीक है, ये तो स्टेप आपका सही है। हाँ, म्यू एन कॉस 30 डिग्री। कहां पे? म्यू एन कॉस 30 क्यों कर रहे हो? नहीं समझ पा रहे। अच्छा, इसको नीचे भेज रहे हो, ये बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ, मतलब ऐप की कॉस 30 को इसके नीचे भेज रहे हो, यही ना? ऐप निकालना है ना आपको, तो इस कॉस 30 को नीचे भेजोगे, यही पूछ रहे हो ना? हाँ निकालिए ना, एक ही बात है ना, किसी तरीके से कैलकुलेशन कीजिए ना, निकालो। फिर एन की वैल्यू तो रखोगे ना वहां पे। ये एन कैसे 100 न्यूटन होगा? एन थोड़ा ही बोला, वेट है ना जी 100 न्यूटन, नॉर्मल क्वेश्चन में थोड़ा गिवन होता। क्या क्या? नहीं नहीं, हमेशा जरूरी नहीं है ना। नॉर्मल नॉर्मल फोर्स हमेशा mg के बराबर होगा, जरूरी है क्या? पूरा नॉर्मल फोर्स पड़ गया वैसा पूछ रहे। देखो ना, नॉर्मल ऊपर लगेगा ना, और एक इसका कंपोनेंट भी तो ऊपर होगा, और दोनों मिलकर mg को बराबर कर रहा था। अगर नॉर्मल mg के बराबर होता तो फिर ये ऊपर लग रहा है तो बॉडी ऊपर जाने लग जाता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो नॉर्मल तो कंडीशन टू कंडीशन निकालते हैं ना, नॉर्मल तो कंडीशन निकालते हैं। क्लियर है? क्या आप क्या बोल रहे थे? बोलो बोलो। अच्छा देखो, ये मिस्टेक हुआ है। एन जो है ये पूरा है ना, मैंने 0.25 को इससे ही मल्टीप्लाई किया, इससे किया ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये छोटा सा मिस्टेक हुआ, छोटा नहीं बड़ा ही है थोड़ा। चलो करते हैं। देखो 0.25 को इससे करोगे, 0.25 मतलब क्या हुआ? 1/4 हुआ है ना? तो ठीक है। हाँ, एम को 100 नहीं, वेट mg को 100, वेट को लोगे ना 100, mg को। पिछला क्वेश्चन फिर कैसे आप लोग सॉल्व किए? वहां पे भी तो वेट ही दिया हुआ था ना, वहां पे भी वेट दिया हुआ था ना, जिसका कंपोनेंट तोड़े थे। mg की जगह वेट का वैल्यू लिए थे या नहीं लिए थे? वेट में भी फिर 10 लगाए, तब कैसे आंसर मिलेगी?
हाँ समझ पा रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग करो, रुको मुझे इसे एक सेकंड सही कर, ये 25 हो गया, ये 8 हो जाएगा, है ना, ये 8 हो जाएगा। चलिए आंसर लेकर आइए, ये 8 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड तो सेम ही रहेगा आपका, ठीक है, तो ये आपका 8 हो गया, तो ये आपका एलसीएम 8 आ गया, यहां सब सही कर दो। तो देखो एक सेकेंड, ये हो जाएगा 25 इक्वल टू एलसीएम 8 हो जाएगा आपका, ये 4 टाइम्स करोगे तो 4√3 एफ प्लस एफ, ठीक है ना, आ जाइए। तो इसके बाद आप देखो 8 को उधर भेजो, कितना हो जाएगा 200, सही ना, 200 इक्वल टू, इसमें एफ आप कॉमन ले लीजिए, ये बचा 4 × √3 प्लस 1, ठीक है, तो 200 इक्वल टू एफ इंटू 4 × 1.7 प्लस 1, ठीक है। अब इसको नीचे भेजिए जरा, 200 इक्वल टू एफ इंटू, एक बार बताओ 4 × 1.7 कितना हो जाएगा, 6.28, है ना, देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया क्योंकि 7 के बाद का डिजिट छोड़ दिए, 6.8 प्लस 1 यानी कि 7.1, तो एफ का वैल्यू आपका आ जा रहा है 200/7.1, ठीक है, 200 को 7.1 से करोगे तो आपका देखो 8 से करते तो फिर से 25 आता, तो 25 के पास आसपास ही आएगा, थोड़ा और ज्यादा आएगा क्योंकि 7 से कर रहे हो, 25.2 एग्जैक्ट आंसर है अपना, थोड़ा आसपास आएगा क्योंकि अपन एक ही डिजिट तक काम किए, बात समझ पा रहे हैं, जब डिवाइड करके देखो कितना होता है, बताइए। और किसी को कोई डाउट, एक डाउट, हाँ बोलो, बता रहे हैं 0.25 का वैल्यू 1.4 ही होता है ना, यहां देखो, ठीक है ना, समझा ना। चलिए कुछ बच्चे को ये डाउट हो रहा है कि सर वेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो mg की जगह वेट का वैल्यू कैसे ले लिए, क्या ये आपको भी डाउट है, 100 न्यूटन का दिया हुआ है वेट, क्वेश्चन में जो mg है जहां सॉल्यूशन में 100 लिख दिए उसकी जगह, समझ पा रहे हैं ना, वेट क्या है mg मिलाकर है, अभी उसको आप जब 200 को डिवाइड करेंगे अगर अपनी 7.1 से, तो वैल्यू आ जाएगा 28.1 ऐसा आ जाएगा, बातें समझ पा रहे हैं। अगर √3 का पूरा वैल्यू लेते हो तो अपना आंसर मिल जाएगा, √3 का पूरा वैल्यू हम लोग एक डिजिट तक लिए ना, 7 के बाद कम से कम एक डिजिट और लीजिए, 7 3, तो यहां पे भी भागेगा, तो ओवरऑल ये ज्यादा हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। चलिए आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। लो ये क्वेश्चन हम सभी का क्लियर है ना, चलिए जी, अब आप लोग क्वेश्चन तो कर ले रहे हैं अच्छे से, एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका मेरे पास आंसर नहीं है पर आप ट्राई करेंगे, ऐसा करेंगे कि पूरी क्लास का एक आंसर आ जाए ताकि मुझे नहीं सॉल्व करना पड़े, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। चलिए हो गया, कोई लिख रहे हैं नहीं ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
चलिए ये डायग्राम दिया है, कुछ कहानी दिया, लिखिए जरा कहानी। डायग्राम आप बनाइए पहले। लिखेंगे हम लोग। चलिए लिखिए हम लोग, क्वेश्चन लिखे। लिखिए क्वेश्चन, टू ब्लॉक ऑफ इक्वल मास, टू ब्लॉक ऑफ इक्वल मास, टू ब्लॉक ऑफ इक्वल मास, सॉरी इक्वल वेट है, हाँ ठीक है, मास वेट सेम ही हो जाएगा एमजी। इक्वल वेट आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, are connected by string as shown in figure, connected by string as shown in figure. If block slide with, if block slide, ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, नीचे स्लाइड हो रहा है, स्लाइड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, slide with constant velocity, then find coefficient of friction, find coefficient of friction। जरा आप मुझे बताएं इस बार कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है? हाँ जी, इस बार कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक, समझ पा रहे हैं? इस बार काइनेटिक होगा। चलिए अप्रोच क्या होगा? इसका एफबीटी बनाओगे, इसका एफबीटी बनाओगे, बातें समझ पा रहे हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी है तो बताओ फोर्स कितना लग रहा होगा बॉडी पे? नेट फोर्स 0। फिर से वही बात है, जस्ट बिगिन वाली बात हो जाएगी। एक तरफ फ्रिक्शन होगा, एक तरफ जो भी अप्लाइड फोर्स, दोनों को बराबर कर दोगे, है ना? बस फ्रिक्शन का यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। क्वेश्चन तो सॉल्व लॉज ऑफ मोशन से ही होगा। दोनों का एफबीटी बनाइए, नेट फोर्स इक्वल टू 0 कीजिए, आंसर निकल कर आएगा। देखिए सारी क्वेश्चन मैं 2-2 मिनट में बोर्ड पे बना दूं, 10-15 क्वेश्चन हो जाएगा, पर आप पहले भी सारा क्वेश्चन कर चुके हो, कुछ भी नया नहीं है। देखिए फंडामेंटल क्या मिस्टेक है, सारा कैलकुलेशन सही है, फंडामेंटल मिस्टेक क्या आप समझे जो उसमें आपको बार बार दिक्कत होता है, नॉर्मल का मिस्टेक है। देखो ब्लॉक सेम होने से नॉर्मल सेम होगा जरूरी नहीं है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अभी इस पे आएंगे, अभी इस पे आएंगे, ध्यान समझिए। देखो अगर मान लो कोई एक ब्लॉक है 10 केजी का, सपोज, या 5 केजी का, अगर इस 5 केजी को एक सरफेस पे ऐसा रखते हो, ठीक है, अब बताओ इस समय नॉर्मल का वैल्यू कितना है? तो अब ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, यानी ऊपर नॉर्मल और नीचे mg, यानी कि 50, यानी नॉर्मल का वैल्यू कितना है? 50। क्लियर है ना? अगर इसी सरफेस को हम इंक्लाइन कर दें, मान लो इसी सरफेस को हम इंक्लाइन कर दें 60 डिग्री पे, और इस ब्लॉक को रख दे वही 5 केजी को, अब बताओ नॉर्मल का वैल्यू कितना हो जाएगा? इधर जाएगा नॉर्मल, और इधर क्या बनता है जी? mg cos थीटा 5 इंटू 10 इंटू cos 60 हाफ, तो ये कितना बन जाएगा? अच्छा 5, मैं 2 बार 0 ले लिया, ये 5 ही है ना? देखो mg पूरा हो जाएगा 50 इंटू हाफ, यानी कितना हो गया?
25। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसको और किसी एंगल पे रखेंगे, मतलब सब कुछ सरफेस ठीक है, यहाँ पे एंगल बदल दिए, वैल्यू बदलेगा ना। यानी सेम बॉडी रहने से भी नॉर्मल सेम हो जरूरी नहीं है। नॉर्मल तो वो कंडीशन का निकलता है, इसीलिए नॉर्मल का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो पुराने क्वेश्चन में जो फंडामेंटल मिस्टेक हम लोग किए, वो क्या किए समझ पाए? दोनों केस का नॉर्मल क्या ले लिए? सेम। समझ पा रहे हैं? आप लोग जो आंसर लाए थे 1/√3, उसमें कैसे लाए थे? आप लोग नॉर्मल सेम लिए थे, अलग लिए थे? आप लोग भी सेम लिए, ठीक है। तो कहना है कि यहां का नॉर्मल वहां पे नहीं ले जा सकते हैं, यहां का वहां ले क्या जा सकते हैं? टेंशन। टेंशन तो ले जा सकते हैं, टेंशन तो दोनों में स्ट्रिंग में सेम होगा। समझ पा रहे हैं? पर नॉर्मल नहीं ले जाएंगे। अगर ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, समझ पा रहे हैं? और ये मिस्टेक हो सकता है कभी भी आपसे जल्दबाजी में। क्लियर है ना मेरी बात? तो आप अपनी भाषा में इस चीज को यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, यहाँ पे नॉर्मल नहीं मेजर कर सकते। अब देखो इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना होगा? एफबीटी सेम है, तो पहले नॉर्मल का नाम बदल दीजिए। ये बॉडी 1 है तो इसका मैं नाम नॉर्मल 1 रख देता हूं, ये बॉडी 2 है तो इसका नाम नॉर्मल 2 रख देता हूं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से वहां नॉर्मल ही ले जा सकते हैं। तो t इक्वल टू एफ आर का वैल्यू रख दीजिए म्यू n1। फिर से क्या म्यू दोनों जगह का सेम होगा? होगा। म्यू किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे। दोनों सरफेस सेम है, ये मटेरियल सेम है, ऐसा बोला गया सेम ब्लॉक, और ये सरफेस में म्यू सेम मानेंगे। तो t इक्वल टू म्यू n1 और n1 का वैल्यू है mg, तो t इक्वल टू म्यू mg। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये टेंशन वहां पे कैरी ऑन हो जाएगा। t इक्वल टू एफ आर का वैल्यू म्यू एन रख के एन की वैल्यू mg। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहां पे अब देखो नॉर्मल सेम नहीं है तो फ्रिक्शन भी सेम होने की बातें नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका बेसिक इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, t प्लस एफ आर इक्वल टू mg साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ पाए? अब यहां से देखो जरा, t का वैल्यू डालिए म्यू mg प्लस ये एफ आर जो है, ये एफ आर का वैल्यू कितना होगा? म्यू n2। क्लियर है ना? चाहो तो फ्रिक्शन भी 1 डाल दीजिए, ये 1 है ये 2 है जो भी है। तो ये हो गया म्यू, और बताओ n2 का वैल्यू यहां से मैं डायरेक्ट लिखूं mg cos थीटा। पहले मैं लिख ही देता हूं n2 इक्वल टू mg साइन थीटा। तो हो जाएगा म्यू mg प्लस म्यू mg cos थीटा इक्वल टू mg साइन थीटा। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। फिर से देखिए mg तो कैंसिल होगा ही होगा, सब में mg आ रहा है और सबका मास सेम है, दोनों ब्लॉक का वेट सेम है, तो mg तो कैंसिल। तो आपका आ गया म्यू प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है जी, आ जाइए, म्यू आप कॉमन बना दो, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। थीटा की जगह मैं उसकी वैल्यू रख रहा हूं, पहले एंगल रख देता हूं ताकि वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री 30 डिग्री। तो म्यू इंटू 1 प्लस √3/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है ना? ये हो गया म्यू इंटू, ये आप करें 2 मानो एलसीएम लेते हो तो 2 प्लस √3 ये आ रहा है इक्वल टू 1/2।
कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसल बन रहा है ना। तो बहुत ध्यान से देखिए, फिर भी आप लोग का आंसर कहाँ आ रहा है, आप लोग का तो अलग ही आंसर था। तो देखो म्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/2 प्लस √3, क्लियर है ना। तो म्यू इक्वल टू 1/2 प्लस 1.73 ले लो, अगले बार आंसर गड़बड़ हो रहा था, तो 1/3.73, ठीक है। फिर से घूम फिर के 0.25 के आसपास ही आ जाएगा, स्टैंडर्ड वही रिजल्ट है म्यू का। 1/4 होता तो 0.25 होता, तो 1/3.73 तो 0.2 के आसपास ही होगा। तो इस क्वेश्चन से एक मिस्टेक क्लियर हुआ ना। हेलो, जागे हो, कौन सा मिस्टेक समझे भाई, हर ब्लॉक का, एक ही ब्लॉक का हर कंडीशन में नॉर्मल अलग हो सकता है, ठीक है ना। आइए अगली क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है, कीजिए जल्दी से लिखें। बोर्ड से कॉपी तो करें ही, पर माइंड में ये पॉइंट भी रखो कि आपने कहां पे मिस्टेक किया। मिस्टेक को फाइंड आउट करना जरूरी है, नहीं तो सेम मिस्टेक आप अगेन एंड अगेन रिपीट करते रहेंगे। एक बात पता है, जो काम बार बार करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, हैबिट। तो अगर एक ही गलती बार बार करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, गलती नहीं रहा, वो आपका हैबिट बन गया, तो एग्जाम में तो वो होगा ही होगा। तो अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना जरूरी, नई नई मिस्टेक करो कोई बात नहीं, उसी को तो लर्निंग बोलते हैं। नया नया गलती करेंगे फिर उसको सुधारेंगे, पर एक ही गलती हमेशा करेंगे तो वो गलती क्या होगा, आपका ना हैबिट बन जाएगा। तो एग्जाम में वो श्योर करेंगे, सही करें ना करें गलती जरूर करेंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो जब भी कहीं गलत हो तो उसको खोजिए कि मेरे से क्या मिस्टेक हुआ। जब बार बार खोजेंगे तो खुद आपसे दोबारा वो गलती नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए आ जाइए, एकदम आसान क्वेश्चन देते हैं, इस बार आप सभी सॉल्व करके मुझे देंगे। आ जाइए जी, ये बेचारा 37 डिग्री, ये रहा एक ब्लॉक 200 न्यूटन, ठीक है। चलिए मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूं, डायग्राम में मैंने सारा इंफॉर्मेशन दे दिया। 200 न्यूटन ब्लॉक है, रिमेन इन रेस्ट, वेट 220 न्यूटन मैंने लिख ही दिया। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। ओके, सो सिर्फ आपको बताना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। आपको फाइंड करना है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन
फोर्स। आ जाइए, ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, मैं भी खुश आप भी खुश। और आज घर पे जाके फ्रिक्शन का हर क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करना है। एक टॉपिक छोटा सा रह गया, एंगल ऑफ रिपोज और फ्रिक्शन एंगल, वो अगली क्लास करा देंगे। पर आप जाकर आज फ्रिक्शन पे टूट पड़िएगा, जितना भी क्वेश्चन दिखे, जिधर दिखे उस पे फाइट करना शुरू कीजिए, सॉल्व कीजिए। डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, सोचो। दो ही पॉसिबिलिटी है ना फ्रिक्शन का, या तो डाउन द प्लेन लगेगा या अप द प्लेन लगेगा। अगर ये नीचे जा रहा होगा तो मतलब है तो रेस्ट में, पर टेंडेंसी अगर नीचे जाने का है तो ऊपर की तरफ लगेगा, और ऊपर जाने का है तो नीचे की तरफ लगेगा। कैसे टेंडेंसी कैसे पता करेंगे, किधर ज्यादा फोर्स है उससे पता कर लेंगे। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा, और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अगर mg sin थीटा ज्यादा हो तो इसे नीचे जाने का टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन रोकेगा उधर लगकर। और अगर टेंशन ज्यादा है, समझ पा रहे हैं, अगर टेंशन ज्यादा है तो ये इधर रोकेगा। तो कुल मिलाकर आपको दो ही चीजें फाइंड करना है, टेंशन और mg sin थीटा। बनाइए, FBD बनाइए। देखिए, पहला डिसीजन आपको ये देखना है कि 200 न्यूटन ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव करने का टेंडेंसी रखता है इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। तो उसी को रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा कि चलो मूव नहीं करने देंगे। लाइए सभी बच्चे लाइए, फोर्स 100 न्यूटन, फ्रिक्शन फोर्स 100 आएगा। इतनी देर बाद कम से कम पूरी क्लास एक बार डायरेक्शन तो बता दो मुझे। डाउनवर्ड क्लियर है सभी का, कैसे पता चला डाउनवर्ड। मैं देखा कि यहां पे लग रहा है टेंशन T और यहां लग रहा है mg, जिसके वैल्यू दिया हुआ है 220 न्यूटन। यहां से मुझे टेंशन का वैल्यू पता चल गया, T कितना है 220 न्यूटन, क्योंकि सिस्टम तो रेस्ट में है। उसके बाद मुझे इस बॉडी में समझ में आया, इधर लगेगा यही T20 220 टेंशन, और इधर क्या लगेगा mg sin थीटा। mg है 200 और sin 37 कितना 3/5। 5 से ये हो गया 40, यानी कि ये क्या बन गया 120। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो 120 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और T का वैल्यू 220 न्यूटन। मैं देखो इसी क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूं, इधर लग रहा है, तो बॉडी किधर जाने का टेंडेंसी है ऊपर, फिर बोला नीचे। अरे भाई 220 इधर है ना, तो बॉडी किधर जाने का टेंडेंसी है ऊपर, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा नीचे, यानी इस डायरेक्शन में एक और फ्रिक्शन है। अब देखो ओरल बता दो कितना लग रहा है, ताकि बैलेंस हो जा रहा है। 100 लग रहा है फ्रिक्शन, तभी तो बैलेंस हो रहा है। 100 प्लस 120 220 कैंसर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आंसर कितना हो गया 100। बाकी आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि फ्रिक्शन को FR मान लो, प्लस इधर लग रहा है 120, ये बैलेंस कर रहा है 220 को, तो FR की वैल्यू 220 माइनस 120, फिर वैल्यू कर दो 100। बात एक ही है, पर जब FBD बना रहे हो वहीं पे आपका सारा काम हो जाएगा।